जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। अब देखो, जो पार्ट नंबर 1 था इसमें हमने देखा यूएसए के बारे में, मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में। जो पार्ट नंबर 2 रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर हम लोगों के पास जो सिटीजन्स हैं, हमारे पास क्या राइट्स हैं और इन राइट्स के ज़रिए हम किन सारे हकों को मांग सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास राइट टू स्पीक है, कहीं भी आ जा सकता हूँ, राइट टू मूवमेंट है। तो किस तरीके के राइट्स हमारे पास हैं और हम उन राइट्स से क्या क्या कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा जो यूएसए था, ये जो यूएसए है ये कुछ लोगों के जो राइट्स हैं वो छीन लेता है। अब जो सिटीजन्स हैं अमेरिका के, उनके तो नहीं छीनता है, लेकिन ऐसे लोग जो कि एंटी यूएस होते हैं उन लोगों को उठाकर लेकर आता है। और जो क्यूबा देश है छोटा सा, उस देश के अंदर गुआंटानामो बे के अंदर जेल बना रखा है उसने, और वहाँ पे रखता है और टॉर्चर करता है, तंग करता है। लेकिन कोई भी इंसान जो यूएनओ से आता हो, जो उस कैदी की फैमिली से बिलोंग करता हो, जो मीडिया का हो, वो वहाँ नहीं जा सकता है। वहाँ जाके ये नहीं बोल सकता है कि आप जो ह्यूमन राइट्स हैं इसको वॉयलेट कर रहे हो। और हमने क्या देखा, जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी, जैसे जो अरब वाली कंट्रीज़ हो गई, यहाँ के क्या होता है, जो कि नॉन मुस्लिम होता है, इनके पास कोई भी राइट नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये लोग अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हैं आराम से। अब देखो, अब वहाँ पर जाके अगर तुम कीर्तन करते हो ना, तो तुम जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। तो इस वजह से वहाँ पर जो रिलीजन है उसको लेकर फ्रीडम नहीं है। और रिलीजन अगर आप छोड़ भी दो, बाकी एक्सपेक्ट में देखो तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, लोग खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एक्सपेक्ट हैं, कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर जो राइट्स होने चाहिए एक आम इंसान के पास वो नहीं है। हम देखते हैं इंडिया के बारे में। अब देखो, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, कई सारे दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप के अंदर बेसिकली एक डेमोक्रेसी एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। एशिया के अंदर आप देखोगे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज है नहीं, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, अफगानिस्तान खुद हो गया, ये सब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। अब यहाँ पर एक डेमोक्रेसी के अंदर ना राइट जो है बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास राइट है तब तक ही जो डेमोक्रेसी है वो चल पाएगी, तब तक जो डेमोक्रेसी है वो अपना काम कर पाएगी। जिस दिन आपके पास राइट जो है छीन लिए जाएंगे, उस दिन आपके पास जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी। कैसे होगी इसको भी हम देखेंगे। अब देखो, सवाल पूछता है एनसीईआरटी आपसे, एक सवाल ये है, मान लो आपके पास पावर है और फिर आप क्या ऐसी चीज़ें करोगे जिस चीज़ों की वजह से जो कोसोवो में हुआ, जो गुआंटानामो बे में हुआ, जो अरब के अंदर हुआ, वो चीज़ें आपके देश के अंदर ना हो। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो सिक्योरिटी है वो रहे, जो डिग्निटी है और जो फेयर है। जो फेयर मतलब किसी इंसान को आप बेमतलब अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी को अरेस्ट भी किया है तो उसके पास अपना फेयर चांस हो कि अपना एक वकील हायर करे, अपना जो एक वकील रहेगा उसको हायर कर अपना वहाँ पर न्याय ले ले। किसी भी इंसान को आप बिना किसी कारण के अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी को अरेस्ट भी किया है तो उसके पास एक फेयर चांस होना चाहिए कि वो अपने आप को एक इनोसेंट इंसान साबित कर सके। अब इंडिया के अंदर देखो, इंडिया के अंदर साफ साफ दिख रहा था कैमरे के अंदर कि हाँ भैया ताज होटल पे ऊपर इसी ने हमला किया है, लेकिन फिर भी अजमल कसाब को हमने मौका दिया कि जा भैया हाईकोर्ट जा, तू जो बॉम्बे हाईकोर्ट वहाँ पर गया। उसके बाद उसको मौका दिया कि अपना जो वकील है हायर कर ले, साबित कर दे तो इनोसेंट है। साबित तो वो खैर नहीं हो सकता है क्योंकि साफ साफ लोगों ने देखा है उसको, और जो वहाँ पे कैमरे थे वहाँ पर रिकॉर्ड भी हुआ साफ साफ, तो वहाँ पर वो इनोसेंट साबित नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मौका हमने दिया। तो इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसे बोलते हैं राइट्स। अब यहाँ पर जो जज है वो एकदम प्रॉपर न्याय करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो पावरफुल है जो वीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिच पुअर के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो मेजोरिटी माइनॉरिटीज में है इनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। बड़े ही ट्रांसपेरेंट वे में आपको न्याय करना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट वे में न्याय नहीं करते हो तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर राइट्स सबको नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पर जो अमीर आदमी है वो छूट जाता है क्योंकि उसके पास पैसा है, और जो गरीब आदमी है अगर उन्हें छोटी सी गलती की तो आप फांसी पटांगे दोगे। इस तरीके की जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आगे व्हाट आर राइट्स, राइट्स होता क्या है। अब देखो, राइट्स जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो फिक्स नहीं है, डेफिनेशन चेंज होती रहती है। लेकिन राइट्स हम बोल सकते हैं जो राइट्स जो क्लेम किए जाते हैं बाय द पर्सन। मैंने एक राइट मांगा भाई कि मुझे राइट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले लो कि मैंने एक राइट मांग लिया कि मुझे 10 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद जो डीजे है ना वो बजाने की परमिशन चाहिए। अब ये जो मेरा क्लेम है ना, इस क्लेम को अगर हमारी सोसाइटी जो है एक्सेप्ट कर लेगी और जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये जो मेरा क्लेम था ये बन जाएगा राइट। जब तक मेरी सोसाइटी और गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम ही है, कोई लॉ नहीं है, कोई राइट नहीं है। लेकिन शर्त ये सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए, जो आपको क्लेम है वो क्लेम किसी को भी हार्म ना पहुंचाए। भाई मैंने एक क्लेम मांग लिया कि मुझे 10 बजे के बाद गाना बजाना है। अब 10 बजे जो गाना बजेगा इस वजह से आप सो नहीं पाओगे, आपको तकलीफ होगी, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो ये जो मेरा क्लेम है बिल्कुल ही गलत है। और जो मेरा क्लेम है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राइट हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइट हूँ। अगर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है, तभी मेरा राइट बनता है। जब तक सोसाइटी और जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लेम है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जो राइट रहेगा वो चेंज होता रहता है, क्योंकि जो नोशन है, जो विचार है, ये चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। देखो,
आज़ादी के वक्त इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं था कि हम बोलेंगे कि जो हैकिंग है वो इनलीगल है, हैकिंग जो गलत है। लेकिन जो वक्त था वो बदला, साइबर अटैक्स होने लगे, इंटरनेट आया, इसके बाद हमको लॉ बनाना जो था वो कंपलसरी हो गया कि हाँ भैया जो अटैक्स हो रहे हैं, जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से इनलीगल है। तो जो सोसाइटी है वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, इसी वजह से जो यहाँ पर विचार है, जो नोशन है नेशन का, वो बदलता रहता है। चलो ठीक है, तो राइट है मेरे पास, अब राइट मेरे पास आ गया है। अगर कोई इंसान, कोई यहाँ पे सिटीजन जो है वो मेरे राइट को या फिर जो गवर्नमेंट है वो छीन लेता है, तो उस वक्त में हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बोला जाता है वॉयलेट, कि भैया मेरे जो राइट्स थे उसको वॉयलेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। और ऐसे हालात में मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा कोर्ट के पास, और जो कोर्ट है उसको न्याय दिलाएगा एक बड़े ही ट्रांसपेरेंट वे में, क्योंकि हमें भरोसा है कि हाँ भाई जुडिशरी जो है न्याय कर देती है। मालूम है कि टाइम लगाती है, चप्पल घिस जाती है, हम बोलते हुए चप्पल घिस जाएगी कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, लेकिन मालूम है कि न्याय मिल जाता है आखिरकार। अब आगे क्या है, क्लेम्स किसको बोलेंगे? हाँ ये सही क्लेम है, ये हमने देखा पीछे, लेकिन इसके बाद 3 क्वालिटीज होती है। एनसीईआरटी बोलता है अगर आपके क्लेम के अंदर 3 क्वालिटीज आ जाती है तो हम मान लेंगे कि आपका जो क्लेम है एकदम सही है और गवर्नमेंट जो उसको लॉ बना देगी इस पर। अब क्या होना चाहिए? एक क्लेम ऐसा होना चाहिए, अब देखो जो पहला है वो ये बोलता है जो अगर राइट है ना, जो अपना क्लेम है वो बड़ा ही रीजनेबल होना चाहिए, मतलब कारण होना चाहिए अपने क्यों डिमांड रखा। अब देखो हमने डिमांड क्या रखा, डीजे बजाना रात के 10 बजे के बाद, तो ये कोई कारण नहीं बनता है। डीजे बजे करना क्या, नाचना गाना बस हो गया ना, वो दिन में नाच लेना, हो गया बस, प्रॉब्लम सोल्व। तो यहाँ पर जो डिमांड है ये बड़ी ही बेकार है, और उसको जो हमारी सोसाइटी है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो दूसरा ये है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे और बाद में जो लॉ है उसको बना दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक लॉ एग्जाम्पल लेते हैं, एलजीबीटी राइट्स, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको राइट मिलना चाहिए हमारे समाज के अंदर। ये जो विचार है ना, ये पहले नहीं था, लेकिन बाद में जो नोशन है धीरे धीरे डेवलप हुआ हमारे देश के अंदर, हमारे लोग जो है देश के अंदर, उनके अंदर ये जो विचार है डेवलप हुआ। तो इसके बाद जो हमारे देश है उसने डिमांड किया, भैया क्लेम किया कि जो ट्रांसजेंडर्स है उनके पास भी राइट्स होने चाहिए। उसके बाद जो सोसाइटी है उसने भी एक्सेप्टेंस दी कि हाँ भैया ट्रांसजेंडर के पास राइट होना चाहिए, और उसके बाद जाके गवर्नमेंट ने इसको लॉ बना दिया, इसको एक्ट बना दिया। अब अगली हेडिंग क्या बोलती है? अगली हेडिंग बोलती है व्हाई डू वी नीड द राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर आपको राइट चाहिए क्यों? मान लो एक लीडर चुन के आया और वो लीडर बोलता है कि चलो ठीक है डेमोक्रेसी के पास है ही ना, तो राइट्स ले क्या करोगे, राइट छोड़ दो। आपने बोला चलो ठीक है भैया राइट हमारे पास डेमोक्रेसी है ही, तो राइट ले करना क्या है। अब 5 साल जो है पूरे हो गए, इसके बाद जो राजा है, मतलब उसके बाद जो पीएम रहेगा, वो बोलेगा भैया आपके पास राइट तो है नहीं यहाँ पे, तो आप वोट नहीं डाल सकते हो मेरे खिलाफ। आप वोट नहीं डाल सकते, आप क्या करोगे? प्रोटेस्ट करोगे। अब जब प्रोटेस्ट करने जाओगे आप बोलोगे कि हाँ भैया मेरे को ना फ्रीडम है कि मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे अपनी बात को रख सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, स्पीच जो है एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन राजा क्या बोलेगा? आपके पास डेमोक्रेसी थी ना, हमने पूछा कि अगर वो आपको राइट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपने बोला नहीं चाहिए, तो अगर ना ही आप वोट डाल सकते हो, ना ही प्रोटेस्ट कर सकते हो, ना ही आप कुछ बोल सकते हो मेरे अगेंस्ट में, ना ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो मेरे अगेंस्ट में। तो यहाँ पर हमें साफ साफ मालूम पड़ता है कि अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी जो है बड़े ही एक बड़े ही सिस्टमेटिक वे में काम करे, जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेन रहे, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो राइट्स है वो बड़े ही नेसेसरी चीज़ यहाँ पे बन जाती है। अब देखो राइट से होता क्या है, राइट से आप वोट डाल सकते हो, अपने जो लीडर है उसको चुन सकते हो, उसको बदल सकते हो, यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जो पावर है ये है। पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। अब देखो इंडिया के अंदर क्या है ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होने की वजह से एक रूलिंग पार्टी रहती है, जो पार्टी है ये रूल कर रही है, लेकिन इसके ही एक विरोध में पार्टी बन रही है इसी के कार्यकाल में, ये 5 साल रूल कर रहा है, इसी 5 साल के अंदर अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है, जो कि काम क्यों करती है? काम करती है इसको हराने के लिए। लेकिन फिर भी जो रूलिंग पार्टी है इसको रोकती नहीं है। क्यों नहीं रोकती है? क्योंकि हम लोग जी रहे हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, और हम सबके पास राइट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी ऐसा करना है जिससे किसी दूसरे को हार्म ना हो, तो इस हिसाब से हमें काम करना होता है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है इसमें भी हम शामिल हो सकते हैं। अब ये जो राइट्स है ना हमको गारंटी देते हैं। गारंटी किस बात की देते हैं? गारंटी ये देते हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और अगर कुछ भी गलत होता है तो मेरे को पूरा भरोसा है मेरे जुडिशरी के ऊपर कि मुझे न्याय मिलेगा ही मिलेगा, लेट सेट लेकिन मिल जाएगा। और हमारा जितना भी संविधान है, हमारे जो लॉ है, रेगुलेशंस है, हमारे जो राइट्स हैं, ये सब कुछ लिखा गया है, ये सब कुछ रिटन डाउन है इन कॉन्स्टिट्यूशन। कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 3 देश है दुनिया के अंदर देखोगे आप, तो पहला है यूके, जो यूके है इसके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसराइल जो हो गया अपना, जो ये मिडिल ईस्ट आ जाता है वहाँ पर ये पड़ता है इसराइल। और इसके अलावा जो न्यूजीलैंड है, जैसे क्रिकेट टीम है, तो ये 3 देश ही ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों के तीनों देश जो हैं डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के ऊपर चल रहे हैं। अब देखो अब तक हमको मालूम पड़ गया जो राइट्स है वो राइट बड़े ही इंपॉर्टेंट है एक इंसान को जीने के लिए, एक डेमोक्रेसी के सस्टेन वे में चलने के लिए। अब जानते हैं कि इंडिया के पास, हम इंडियन सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं उन राइट्स के दम पर। अब देखो जो इंडिया है यहाँ पर है डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी है ये ताकि चल पाए इसलिए हमको चाहिए राइट्स, और राइट्स जो है हमारे लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल है, बेसिक पिलर्स हैं इंसानी जीवन के, इस वजह से हम कहते हैं उनको फंडामेंटल राइट। अब देखो इंडिया के अंदर क्या कहा जाता है फंडामेंटल राइट, लेकिन यूएस के अंदर वो लोग कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। नाम वेरी कर सकता है, अमेरिका में बिल ऑफ राइट बोल सकते हैं, इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक काम है, बेसिक काम जो है बिल्कुल सेम रहता है। बेसिक काम यही है कि हाँ भैया हम हर एक इंसान को प्रोमिस करे कि वो अच्छी ज़िंदगी जी पाए। जो चैप्टर नंबर 2 था इसमें हमने देखा था, जो प्रियम्बल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको देखा था। ये काम करता है एक आई कार्ड की तरह, जो आई कार्ड होता है उसी तरह काम करता है। एक जो समरी होती है पूरे संविधान की, वो प्रेजेंट करता है कि हाँ भैया जो संविधान है बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर काम करता है, ये इसके बेसिक जो आइडियाज़ है वो यहाँ पर है। ये काम क्या करके करता है, जो इक्वलिटी है, जो लिबर्टी है, जो जस्टिस है, ये तीनों ही प्रोवाइड करता है। और जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोमिस करता है कि हाँ भैया आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आज की तारीख में भारत के लोगों के पास 6 फंडामेंटल राइट है कुल मिलाकर, लेकिन कुछ वक्त पहले 7 फंडामेंटल हुआ करते थे, फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन एक जो राइट था यहाँ पर, राइट था एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो था, लेकिन ये छीनने का पीछे कारण ये था कि अब जो डेवलपमेंट काम करना है, सरकार ने बोला कि हमको रोड बनाने का है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो जंगल यहाँ पे पूरा है, पूरा का पूरा किसानों के नाम पे ज़मीन है, ये हमको रोड लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक। अब जब रोड ले जाना है तो ये जो ज़मीन हमको खरीदना पड़ेगा। अब ज़मीन खरीदने के लिए अब जो किसान है देने को तैयार नहीं है, अब बेचने को तैयार नहीं है। ये बोलता है कि मेरे पास राइट बनता है यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी, मैं बेचूंगा नहीं इसको। अब यहाँ पे मेट्रो लेकर आनी है, रेलवे बनाना है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, इतने सारे डेवलपमेंट काम होते हैं। अब नीचे मिनरल्स निकल गए तो माइनिंग करनी पड़ेगी हमको, तो ज़मीन वापस खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं ज़मीन बेचने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसने प्लान बनाया कि हम जो ये राइट है, फंडामेंटल राइट है, इसको हम छीन लेंगे। तो उन्होंने फंडामेंटल राइट था बड़े ही मुश्किल से छीना था, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है इसको छीनना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो उन्होंने बड़ी ही मेहनत के बाद उस राइट को हटा दिया। तो देखते हैं क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक इंडियन के पास। अब देखो पहला है राइट टू इक्वलिटी। हमारे देश के अंदर हर एक इंसान समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी जेंडर हो उसका, हर एक इंसान समान है, उसको आगे बढ़ने का एकदम बराबर मौका मिलेगा। जो डाउट है आपको रिजर्वेशन को लेकर कि हाँ भैया जब इक्वलिटी है तो रिजर्वेशन क्यों है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगला है राइट टू फ्रीडम। अब हर एक इंसान देश के अंदर आज़ाद है, तो मूव कर सकते हो दिल्ली से गुड़गांव, मतलब गुड़गांव एकदम पास पड़ गया, दिल्ली से एकदम वहाँ से केरला चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, कहीं भी जा सकते हो तुम लोग, एकदम फ्री हो। आगे क्या है, आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अब कोई इंसान ऐसा है जो स्लेव बना रखा है या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर एक और फंडामेंटल राइट है कि आपको कोई भी स्लेव नहीं बनाएगा, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। अब देखो इस पार्ट के अंदर हम ये 3 देखेंगे और इसके अगले पार्ट में हम ये 3 देखेंगे। अगले 3 कौन से हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक इंसान के पास अपने धर्म की आज़ादी है, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो बड़े ही इंडिपेंडेंट वे में, बड़े ही मजे के साथ, और आपको कोई भी रोकेगा नहीं अपना रिलीजन फॉलो करने से। इस बात की जो गारंटी है वो लेता है हमारा संविधान। अगला है कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स। अब जो हमारा कल्चर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, इसको हम लोग आगे फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे, हमारे पास राइट है। जो हमारे रिलीजियस एजुकेशन है इसको हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। अगला जो है इसके अगला, इसको कहा जाता है जो आत्मा है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, ये कहा जाता है, ये है द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो हमारे पास इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 5 हो गए, यहाँ तक 5 हो गए। अब कोई भी आके अगर हमको एक्सप्लॉइट करता है तो हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये जो राइट है यही बोलता है कि हम अन्याय होने पर सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, किसी भी कोर्ट जाए, लेकिन हमको न्याय जरूर मिलेगा। तो पहला जो राइट था राइट टू इक्वलिटी, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या बोलता है ये राइट टू इक्वलिटी और किस तरीके से जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वलिटी को खत्म नहीं करता है। अब जो इक्वलिटी है वो होता क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी डियर गवर्नमेंट है, वो किसी भी इंसान को डिनाई नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है इक्वलिटी बिफोर लॉ से। इसका मतलब ये है जो अगर लॉ बन गया है, जो कानून हमने बना दिया है, इस कानून के नीचे ही हर कोई आएगा, चाहे वो सलमान खान हो, संजय दत्त हो, जेल उनको भी हुई है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, अंबानी, अडानी, जो टाटा है, ये तीनों मिलकर देश का 12 से लेकर 15% टैक्स जो है भरते हैं। लेकिन फिर भी जो पनिशमेंट इनके लिए है वही पनिशमेंट हमारे लिए है, जो पनिशमेंट हमारे लिए है वही पनिशमेंट देश के उस आदमी के लिए भी है जो बिल्कुल टैक्स भरता ही नहीं है, एकदम गरीब आदमी है, उस इंसान के लिए भी एकदम सेम पनिशमेंट होती है। और ये जो आइडिया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, कि हमने भैया रूल बना दिया है और इस रूल के हिसाब से ही आपको जो अपना रेगुलेशन है, जो रूल है वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो लॉ है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो आइडिया है इसको कहा जाता है द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जब तक आप डेमोक्रेसी के अंदर हो आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो, हर एक इंसान को न्याय मिलेगा और वो भी इसी बेस पर मिलेगा कि भैया रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है। अब देश का चाहे प्रधानमंत्री हो या देश का फार्मर हो, आम किसान हो, कम रुपये कमा रहा है, जिंदगी जी रहा है, बस किसी तरीके से पनिशमेंट दोनों के एकदम बराबर मिलेगी, हमने ये बात को जान लिया है। अब आगे क्या है, किसी भी तरीके से उसको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है।
ये बोल के आप प्रिविलेज नहीं मांग सकते हो कि भैया मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, इतना % टैक्स देता हूँ मैं देश की GDP के अंदर, मैं GST भर रहा हूँ, ये सब बोलकर आप किसी भी तरह का प्रिविलेज जो है वो या फिर जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो आप नहीं ले सकते हो, और ना ही जो पब्लिक जॉब्स है वहाँ पर आप सीट रिजर्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है वो सीट रिजर्व कर रही है फॉर दी वुमेन्स, फॉर दी पुअर, कास्ट ग्रुप्स के लिए कि हाँ भैया SC ST OBC जो है इनको हम रिजर्वेशन देंगे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं इनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये सब क्यों है? जब यहाँ पर इक्वलिटी आप ले ही के आ गए हो तो आप इतनी तरीके से भेदभाव क्यों कर रहे हो? देखो बारी बारी समझते हैं क्या कारण है। इसके पीछे कारण यह है, पहले है वुमेन। अब देखो देश के अंदर 50-50% यहाँ पर है, 50% मैन है और 50% वुमेन है, लेकिन फिर भी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर आप चले जाओ, किसी भी संसद के अंदर चले जाओ दुनिया के अंदर, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है आदमी का वो ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू वुमेन। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो घर के बाहर निकले, जो अपना जो चूल्हा है वो छोड़ कर घर के बाहर निकले और अपनी जो बात है उसको संसद तक रखे, अपना जो काम है घर के बाहर निकले, लोगों से घुले मिले, बात करे, अपने जो दिमाग है उसको ज़्यादा विकसित करे। तो इसलिए हमने वुमेन को सीट रिजर्व कर दिया। अब जो गरीब आदमी है, अगला है जो गरीब आदमी। अब भैया हमने इसको क्यों रिजर्वेशन दिया? अब ये आता है EWS के अंदर, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन है उसके अंदर आता है। इसको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया क्योंकि आज की तारीख में ये ऐसा इंसान है जिसके पास खाने को सही बराबर खाना नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इंसान एक ऐसी नौकरी पकड़ ले जिसके वजह से लाइफ जो है सेट हो जाए, कम से कम जो उसके बच्चे हैं वो स्कूल में जाए, वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाए, जो उसका भविष्य है वो अच्छा हो, उसके परिवार का भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए हमको इसे रिजर्वेशन दिया। अगला है कास्ट ग्रुप। अब देखो जितनी भी चीज़ें हो रही है ना यहाँ पे, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि हम अपने समाज के अंदर जो इक्वलिटी है उसको ला पाए, जो समाज के अंदर ये 50-50% का यहाँ पर इक्वलिटी है ना उसको यहाँ पर स्टैब्लिश कर पाए। कास्ट ग्रुप। अब हमारे जो इंडियन का जो कल्चर रहा था, हमारा जो इतिहास रहा है कि हमने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हमने भेदभाव किया है, या फिर जो महिलाएं थी, जो सती प्रथा थी। अब देखो सती प्रथा भी है ना, ये बाद में डाला गया है इसके अंदर। आप खुद सोचो, रामायण के अंदर हम पढ़ते हैं, महाभारत के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर सती प्रथा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया कि भैया मुगलों के अंदर सती प्रथा जो है बढ़ गई। तो यहाँ भी हमको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कास्ट ग्रुप हैं कुछ, इनको रिजर्वेशन दिया गया। अब यहाँ पे एक वीकनेस भी है, वीकनेस क्या इसको देख लेते हैं। अब मान लो एक ये आदमी है, इस आदमी को हमने रिजर्वेशन दिया। अब ये जो आदमी है एक अच्छी पोस्ट पर लग गया है, इसकी नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट नौकरी लग गई है। अब इसके जो बच्चा है ना, इसके बच्चे को भी क्या मिल जाता है? रिजर्वेशन मिल जाता है, जिस वजह से जो बच्चा है वो भी आगे निकल गया, फिर इसके बच्चे को रिजर्वेशन मिल गया। तो इस वजह से ये जो हमारा कास्ट, जो हमारा रिजर्वेशन प्लान था ना, ये एकदम बेकार रहा। अगर हम ऐसा करते कि हाँ भैया इसको रिजर्वेशन दिया गया, नौकरी लग गई है, रिजर्वेशन खत्म, तो यहाँ पर काम चलता। लेकिन हमने ऐसा कर दिया कि हाँ भैया पूरे जाति को दे दिया कि हाँ आपके पास रिजर्वेशन है, आपके बच्चे, फिर आपके बच्चे, फिर आपके बच्चे, उनका भला होता रहेगा। इस वजह से वो इंसान जिसे ज़रूरत है इन चीज़ों की, उसको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है। अगला है फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब देखो ऐसा इंसान, मतलब ऐसी कोई नौकरी है जहाँ पर आपको ना चलना फिरना नहीं है, फुटबॉल नहीं खेलना है, भाग दौड़ नहीं करनी है, ऐसा काम है कि खाली बैठना है एक जगह पे, कंप्यूटर पर ठक 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 करना है। तो ऐसी चीज़ों में आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो, चल नहीं पाते हो, तो क्या ज़रूरत है चलने की? खाली बैठ जाओ वहाँ पर, और आपको आता है कंप्यूटर चलाना तो आप काम कर लो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है प्रमोट करते हैं कि हाँ भैया आप आगे काम कर लो, क्योंकि ऐसे लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर काम आसानी से नहीं मिलता है। तो इसी को लेकर जो NCERT सवाल भी पूछता है हमसे, सवाल ये करता है जो रिजर्वेशन है, क्या यहाँ पर जो रिजर्वेशन है हमारे पास, ये खत्म तो नहीं कर रहा है राइट टू इक्वलिटी को, कहीं अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है? तो उसका जवाब है नहीं जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा रिजर्वेशन है ये चाहता है कि हमारे समाज के अंदर जो इक्वलिटी है उसको स्टैब्लिश कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि हमारे समाज के अंदर जो इक्वलिटी है उसको लाया जा सके। जो अभी तक की जो समाज था वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो दबे कुचले थे, उनका जो जीवन है वो बेहतर हो पाए। अगला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। अब जो राइट टू फ्रीडम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। मेरी जो जिंदगी है वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बाहर वाला कोई इंडिविजुअल हो या जो गवर्नमेंट खुद हो वो। अब मान लो मैंने हवाई चप्पल पहन रखी है, अब गवर्नमेंट मुझको ये बोले कि आप जो है हवाई चप्पल मत पहनो, क्योंकि जो फॉरनर्स आ रहे हैं घूमने के लिए ना, उनको देख रहे हैं ना, जब देख रहे हैं आपका हवाई चप्पल के अंदर, तो हमारा जो इंप्रेशन है वो खराब हो रहा है। अब देखो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो मालूम है कि नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लिया है ताकि आपको जो समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या ना, हवाई चप्पल जो है मैं पहन रखा हूँ, नंगा थोड़ा, नंगे पास घूम रहा हूँ जमीन पर, चप्पल मैंने पहन रखा है, तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रीडम के हिसाब से अपने चप्पल पहनूँ, जूता पहनूँ, मेरी मर्जी है यहाँ पर। अब लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल कट रहे हो सोसाइटी के, नहीं भैया कि तूने ऐसा बोल दिया कि मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमको रहना आखिरकार इस सोसाइटी के अंदर ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको आज़ादी भी मिले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो नाराज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उसी राइट को मानेंगे जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो नाराज़ ना हो जाए। हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पर
अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसी हद तक सिर्फ और सिर्फ कि हमारी जो सोसाइटी है बुरा ना मान जाए। अब देखो यहाँ पर है ना कि आप गाली नहीं दे सकते हो, बोल सकते हो, यहाँ पर सिर्फ वो लिखा गया है कि आप यहाँ पे अपनी जो भाषण है वो दे सकते हो, लेकिन भाषण से आप देश के अंदर दंगा थोड़ा भड़का दोगे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जितने भी राइट्स हैं, यहाँ पर जितने भी राइट टू फ्रीडम है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी सीमा तक जाते हैं जहाँ से आप अपने जो देश के खिलाफ ना निकल जाओ या फिर कुछ ऐसा ना कर दो जिससे दूसरे के जो राइट्स है वो आपसे छीन लिए जाए। और क्या है, अपनी जो असेंबली है उसे बनाओ, आप यहाँ पर मीटिंग वीटिंग बैठाओ, लेकिन इन अ पीसफुल मैनर। वहाँ पे आप 100 लोगों को बैठाओ, बातचीत करो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। वहाँ प्यार मोहब्बत से आप रहो। अपना आप एसोसिएशन बनाओ, अपना यूनियन बनाओ। आपने देखा होगा जो वर्कर्स यूनियन होता है वो बनता है आखिर, वो मतलब फेमस है ये तो वर्कर यूनियंस। तो यहाँ पर अपना यूनियन बना सकते हो आप, लेकिन इससे आप मिसयूज ना करो ना कि गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट लेकर आ रही है कि हम भैया डेवलपमेंट करेंगे, आप रोकने के चले गए वहाँ पे कि नहीं भैया इससे यहाँ बनाओगे तो हमारा रोजगार चला जाएगा, कंप्यूटर लेकर आओगे तो आदमी का रोजगार चला जाएगा। ये जो प्लान्स हैं, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना उसको होने दो, रोको मत, वरना होता नहीं जल्दी। आगे क्या है, आगे ये बोलता है कि आप आज़ाद हो पूरे देश में घूमने के लिए, कहीं भी सेटल होने के लिए। आज आप देखो शहरों के अंदर रह रहे हो, आपके पापा दादा या फिर उनके दादा वो सब अपने गाँव से आएंगे शहरों के अंदर, वहाँ पर वो बस गए होंगे, वहीं रहने लग गए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आप पूरे देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी बच सकते हो, क्योंकि आप आज़ाद हो। आप देश के बाहर भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए वो परमिशन, मतलब वीज़ा चाहिए। तो यहाँ पर जो वीज़ा का कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने देश के अंदर नहीं होता है। आप फ्रीली घूम सकते हो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। आगे क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी काम कर सकते हो, आप कोई भी काम करना है, गुनाह नहीं करना है। गुनाह क्या हो गया, स्मगलिंग हो गया, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग सप्लाई हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये प्रोफेशन नहीं है, ये गुनाह है। प्रोफेशन का मतलब ये है डॉक्टर बनो, टीचर बनो, अपना बिजनेस डालो, जो करना है आप वो कर सकते हो। अगला क्या है, अगला बोलता है आप ट्रेड और बिजनेस अपना कर सकते हो। ट्रेड और बिजनेस जो है ये तो गवर्नमेंट एकदम सपोर्ट कर रही है इसी तारीख में। पीछे रीज़न क्या है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं, इसी वजह से जो इनकम टैक्स है वो लोग अच्छा खासा भर देते हैं। अब देखो वो इंसान जो 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, वो कमा रहा है, फिर टैक्स भरता है, फिर वो EMI भरता है, उसके बाद बचता क्या, जेब में कुछ नहीं बचता, जेब हो गया ठंडन गोपाल। इस वजह से जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो करने के लिए सरकार जो प्रमोट करती है कि हाँ बिजनेस करो, बिजनेस बैठाओ, जिस वजह से जो देश का रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम्स हो डिस्कस कर सकते हो, अपने जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सचेंज कर सकते हो। इन शॉर्ट आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी सी है कि आप अपने राइट की वजह से किसी दूसरे का राइट आपसे आप ना छीन लो उससे। आगे जो संविधान है एकदम क्लियर कर देता है कि हाँ भैया आपने जो फ्रीडम है उसको आप एंजॉय करिए, लेकिन किसी और के जो राइट है वो आपसे आप नहीं छीन लो। जैसे अगर राइट है कि आप भाई बाइक चला सकते हो, लेकिन अगर आप बाइक चलाओगे और किसी को ठोक दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आपने बोला कि भैया मैं तो अपने फ्रीडम का यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, बस किसी को जिसने आपने इसको ठोक दिया ना वो तो मर गया, फिर आदमी तो वो भी तो ये बोलेगा कि मेरे पास राइट था कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन आपने मार दिया। तो यहाँ पर आपने जो राइट है इस वजह से आप किसी दूसरे का राइट आप उससे नहीं छीन सकते हो। आगे अब क्या बोलता है, जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस वाले हैं, वो किसी भी इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं बिना किसी प्रॉपर रीज़न की वजह से। अगर किसी को अरेस्ट भी कर लिया गया है, रीज़न देकर अरेस्ट किया गया है, फिर भी कुछ जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो मस्ट बी फॉलो। अब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो उसके पास पहले तो एक रीज़न होना चाहिए कि हाँ भैया मैंने अरेस्ट क्यों किया है, और जो रीज़न है उसको बताओ कि हाँ भैया मैंने आपको अरेस्ट करने आया हूँ और पीछे का रीज़न ये है कि आपने बाइक को चोरी किया है। जब आपने उसे अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उससे एकदम नियर जो आगे मजिस्ट्रेट है वहाँ आप प्रेजेंट करोगे 24 घंटे के अंदर अंदर। और वो जो इंसान जिसको अरेस्ट किया गया है वो इंसान आराम से अपने जो लॉयर है उससे बातचीत कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, ताकि जो लॉयर है वो प्रूव भी कर सके हाँ भैया ये इनोसेंट है, किसी बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगला जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो ये राइट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो राइट है इंडिया के पूरे भारत की जो एक दिशा है उसको एक उज्जवल दिशा में ले जा सकता है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी ये बोलता है आपके पास लिबर्टी है, यहाँ पर जो इक्वलिटी है वो भी है, लेकिन फिर भी आपको अगर एक्सप्लॉइट करता है तब आप क्या करोगे, कोर्ट जाओगे। अगर कोर्ट जन से रोक दिया गया तब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, फिर तो फंस गए। तो यहीं पर हमारा जो संविधान है वो 3 चीज़ें बोलता है कि ये जो 3 चीज़ें हैं हमारे जो समाज है उसका दुश्मन है। वो 3 चीज़ें क्या क्या है, पहला बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है खासतौर पर जो वुमेन होती है उनका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है बहुत ज़्यादा है। पहले जो मुगलों के दौरान जो था, एक अकबर के वक्त पे मीना बाजार लगता था पहले, ये जो मीना बाजार था यहाँ पे जो इंसान थे उनको बेचा जाता था, और खासतौर पर जो लड़कियाँ थी उनको बेचा जाता था। अब यहाँ पर ये सब होने के बाद भी जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स है हिस्ट्री की वो ये बोलती है कि अकबर महान था। अरे अकबर महान क्यों था, उसने क्या किया ऐसा, है ना। तो यहाँ पर आज की तारीख में ये सब बैन हो रखा है, ये पूरी तरह से गलत है।
और अगर कोई पकड़ाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हुआ तो उसको ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी कि अगले जन्म में पैदा होने से वो डरे। आगे क्या बोलते हैं, आगे अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो फोर्स लेबर होता है या फिर जो एक भिखारी बना दिया जाता है ज़बरदस्ती, वो जो चीज़ें हैं वो गलत है। फोर्स लेबर तो सबको मालूम है कि हाँ भैया, हमने एक इंसान को, एक जो आदमी है उसको हम लेकर आए हैं, उससे हम खाली पैसा नहीं देते हैं, उसको हम देते हैं 2 वक्त की रोटी, सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, और इसके बाद उससे हम काम कराते हैं, कोई सैलरी नहीं है उसकी और वो कहीं जा भी नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो फोर्स लेबर है वो पूरी तरह से बैन है, मतलब जो स्लेवरी सिस्टम है ये बैन है। और आगे क्या है, अब कुछ बच्चों को ना किडनैप किया जाता है, उसके बाद उनके जो हाथ पैर काट दिए जाते हैं और उसके बाद उनसे भीख मंगाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे पैसे कमाया करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इंसान है वो जो कमा रहा है पैसा, अब उसका जो बच्चा रहेगा उसमें क्या लिखेगा, मेरा पापा क्या काम करता है, ये बोले कि हाँ भैया वो बच्चों को भिखारी बना के उनसे भीख मंगवाता है और फिर उसी से मेरी फीस दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं पूरी तरीके से बैन है, और कोई पकड़ाता है ऐसा करते हुए ना तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। अगला है चाइल्ड लेबर। अब देखो जब छोटा था ना तो मुझे लगता था कि जब चाइल्ड लेबर बैन है तो मुझको होमवर्क क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चे को लगता है कि या तो टीचर हमको पागल समझ रही है या टीचर को मालूम ही नहीं है कि जो चाइल्ड लेबर बैन है। लेकिन चाइल्ड लेबर होमवर्क नहीं है। चाइल्ड लेबर होता क्या है, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से उससे कम है उससे आप काम नहीं करा सकते हो। चाय की जो टपरी होती है वहाँ काम नहीं करा सकते, माइनिंग में काम नहीं करा सकते, जो फायर क्रैकर्स की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे काम नहीं करा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से बैन है। और अगर कोई देखा जाता है कि हाँ बच्चे से काम कराया रहा है तो सर जो सेठ होता है, जो मालिक होता है, जो बॉस होता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।